चलो तो 1 मिनट के अंदर उसी में आगे बढ़ते हैं। उसके आप कुछ क्वेश्चंस कराने और क्वेश्चंस तो अपने हम कहते हैं ऑन पेपर ही हो पाएंगे क्योंकि फिजिक्स है तो सिंपल तो होने ज़रा आए। प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी एक बार और आपको याद दिला देता हूँ हल्का सा कि आपसे लास्ट टाइम में हम बात कर रहे थे। मैंने क्या बात की थी आपसे, मैंने कहा था आपसे डायमेंशनल होमोजेनिटी और डायमेंशनल होमोजेनिटी में आपसे कहा था अगर आप पास कोई भी इक्वेशन है तो उस इक्वेशन के सारे टर्म्स की डायमेंशन कैसी होंगी, होमोजीनियस होंगी या मैंने कहा सेम होंगी, इक्वल होंगी। आप जो भी वर्ड लेना चाहें पहली चीज़। दूसरे नंबर पे आप देखना आपसे कहा जाएगा दो क्वांटिटीज़ का एडिशन या सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल होगा जब उनकी डायमेंशन कैसी हो, आपकी इक्वल हो या सेम हो। फॉर एग्जाम्पल सबसे सिंपल एग्जाम्पल लास्ट टर्म का लेते हैं जो आप ये थे v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। आपने ध्यान दिया था यू वी ए टी जो आपके 3 टर्म है, u का डायमेंशन, v का डायमेंशन और ए टी का डायमेंशन, ये आपके कैसे आने चाहिए, सेम आने चाहिए। केवल तभी ये इक्वेशन वैलिड हो पाएगी। और अगर ऐसा है तो इसी में हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं आज की डेट में और आपका चेक कर लेते हैं। मान के चले आपका आता है वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इस एग्जाम्पल को हम चेक करते हैं वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट। मुझे बताएं कि आप इस एग्जाम्पल को चेक कर सकते हैं। करें ज़रा फुर्ती से कोशिश, देखें आप करते हैं, कर दें आराम से। 1 मिनट का टाइम देता हूँ वजह से इसको चेक करके देखें। करवाएंगे, हो गया। क्या किया होगा आप बताएं। लैंग्वेज नहीं लिख रहा, ठीक है ना। लैंग्वेज में आपने लिखा होगा डायमेंशंस ऑफ LHS। शॉर्ट में लिख देता हूँ आपकी लैंग्वेज। मैंने कहा आप पिछली उठाएंगे डायमेंशंस ऑफ LHS। डायमेंशन ऑफ LHS आप चेक करेंगे कितना आएगा, ये होगा आपका LT-1 का होल स्क्वायर, यही आया होगा। और LT-1 का होल स्क्वायर मतलब कितना निकलेगा, दैट विल बी L स्क्वायर T-2 सिंपली, यही आ रहा है। अब आप ज़रा राइट हैंड साइड पे चले आए, ऐसे आप जाएंगे डायमेंशंस ऑफ RHS। जैसे आप RHS के डायमेंशन में जाते हैं, RHS की डायमेंशन क्या होंगी, आपने लिया है यू स्क्वायर। अब यहाँ तक ये तो मालूम ही है, यू मतलब वेलोसिटी इनिशियल, इसका मतलब ये आपका होगा LT-1 का होल स्क्वायर प्लस 2 की जगह क्या लिया, 2 की जगह आपने, आप सही कह रहे हैं, आपने लिया है M0 L0 T0। क्यों लिया है, ध्यान है, कल हमने लिया था हाफ AT स्क्वायर, आप जगह था हाफ 2 3 4 या फिर पाई भी एक नंबर है 22/7 या डेसिमल में 3.14। सब आपके हमने कहा वो हो गए। और साथ में एक आ गया एक्सेलरेशन यानी कि LT-2 और आपका डिस्टेंस यानी S कितना हो गया है। कहीं कोई डाउट हो तो मुझे बताएं। अब तो मैंने कहा इधर शुरुआत हुई है, हम 5-6 डायमेंशन ज़रूर याद रखना, अदरवाइज़ एक महान बात हो जाएगी। इस इक्वेशन को हम जो है, हमें क्या लगेगा, बोले इक्वेशन प्रूव हो जाएगी, बोले लेफ्ट और राइट की डायमेंशन प्रूव करनी है। दिक्कत ये है हमें ऐसे एग्जाम में कर नहीं पाएंगे क्योंकि हमें एक्सेलरेशन का डायमेंशन ही नहीं याद आ रहा होगा। ये बात क्लियर हो जाती है। इसलिए ये क्वेश्चन क्या है, कई बार फिजिक्स में एक धोखा हो जाता है, देखने में बहुत आसान लगते हैं, जब अपन करने बैठते हैं तो साफ निकलते हैं। और रीज़न ये नहीं ध्यान आता, वैल्यू तो कोई बता दे, बोले आगे पीछे तो मैं करूँ, चले जाए। कितना हो गया L स्क्वायर T-2, यही होगा होल स्क्वायर। ये तो आपका खत्म ही हो गया, कितना बचेगा, फिर एक L का इंटू कर दें, कितना हो रहा होगा L स्क्वायर T-2। और आराम से, बहुत आराम से चेकआउट करें कि आप कैसा नज़र आता है। इसका डायमेंशन L स्क्वायर T-2, इसका डायमेंशन L स्क्वायर T-2। और एक मज़ेदार बात, आपके लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन भी कितना है, दैट इज़ ऑल्सो L स्क्वायर T-2।
यानी अब आप इसके बाद एक स्टेटमेंट बता सकते हैं, कौन सा भाई, एज द डायमेंशंस आर होमोजीनियस सेम इक्वल, जो भी आप लिखना चाहें, कल ही हमने लिया होगा, कर दें आराम से, फिर एक लाइन लिख देना। चलो मैं एक बार और लिख देता हूँ, आप क्या बताएंगे, एज द dimensions of all terms आर सेम लिख दो, इक्वल लिख दो, होमोजीनियस लिख दो, चाहे जो लिख दो, आर हो, ऑल द टर्म्स आर सेम, सो द इक्वेशन इज वैलिड, या आप कह सकते हैं इक्वेशन होगी आपकी करेक्ट। बढ़िया, क्या आपको समझ में आ जाता है, हाँ ना बताएं, कर ले आएंगे मजे से कंप्लीट, कहीं कोई दिक्कत हो तो मैं बताएं। कर दिया सभी ने जनरली, और जो ऑनलाइन बैठे हैं प्रथम और कौन है, आस्था, ये आपका हो गया कंप्लीट? यस सर, हो गया। हो गया। ठीक है, और एक ट्रायल लेते हैं प्यार, ध्यान देखो, और कहीं को झटके तो बताए पूछ लेना तुरंत इमीडिएटली, है ना। एक नेक्स्ट मेरे ख्याल 3 क्वेश्चन किए ना आपने, एक चौथा बताता हूँ, 4th क्वेश्चन आपके लिए लेता हूँ। 4th क्वेश्चन आपसे कहता हूँ, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, और टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम में ध्यान जाएगा, अभी जो आप एरर के क्वेश्चन कर रहे थे तब ये फार्मूला हमने इस्तेमाल किया था, और मैंने कहा था ये फार्मूला आगे आपको 2-3 बार अभी इसी चैप्टर में मिल जाएगा, तो बिल्कुल मिलेगा। टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम होता है T इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। आप पूछेंगे L क्या है, तो बता देता हूँ, L होती है, L कहलाती है इसकी इफेक्टिव लेंथ, और G आपके लिए कहलाता है, G तो मालूम है यार, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये तो मालूम ही होता है, 9/10 से जाएगा किलो आए। इसके लिए आप इसकी वैलिडिटी चेक करेंगे, क्या करेंगे जरा करके देखो एक बार, फुटी से देखते हैं तरीका वही होगा आंसर का, कहाँ से स्टार्ट करोगे। कर दिया है ना, बताओ। नहीं हुआ किसी का? खुशी शर्मा नहीं हुआ, कहाँ तक पहुँचे ऐसा बताओ भाई, पहुँचने पाए कि हुए नहीं। डायमेंशंस ऑफ एलएचएस, ठीक है, आपने रख दिया, M0 L0 T0 रख दिया, बढ़िया, और आपने कहा L अपॉन L T0, ठीक है, अंडर रूट छोड़ कर अंडर रूट लगाओ खुद से। नहीं हुआ।
चाहिए तो सॉल्व कर दो है। जी का तुमने एम नॉट एल नॉट टी नॉट क्यों होगा? 9.1 वैल्यू होती है ना। अरे यस एक मिनट जी की वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड। 9.81 के आगे क्या बोला तुमने? 9.8 उसके आगे क्या बोला? 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब ये डायमेंशनलेस नहीं है ना? नहीं डायमेंशन है। ठीक ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आप ही बोल रहे हैं, इसका मतलब है इसमें मीटर और सेकंड लेंथ और टाइम दोनों है। लेकिन मैंने लिखा है तुम ही बोल रहे हो, तो तुम्हें कोई दिखाए, तुम खुद ही बोल रहे हो। जहाँ देखें एक मिनट में डायमेंशन राइट हैंड साइड की तो सीधी निकल रही हो यार। टाइम मेरा टाइम होता है, उसमें क्या सोचना। आरएचएस की निकालनी चाहिए थी बस। चलो आरएचएस की निकाल लेते हैं। आरएचएस की निकाल दोगे, सबसे पहले आप देखना 2 पाई। अच्छा आप एक काम कर सकते हो, दो बार एम नॉट ने एल नॉट टी नॉट का लिख रहे हो, एक ही बार में लिख दें 2 पाई। अपन मान लो एक पूरा ही हो गया, खत्म। 2 पाई मतलब हम कहते हैं कितना हो जाएगा 44/7। बस मेन आ जाओ असली चीज़ पर। असली चीज़ है एल। एल है आपका लेंथ और जी। जी क्या है? पहली बात तो जो आपसे कह रहे थे वो भी एक तरीका बनेगा, फिजिक्स है। कई तरीके हो सकते हैं, यहाँ कोई रटा हुआ रूल नहीं है। फिजिक्स इसीलिए बहुत सिंपल है क्योंकि रटे हुए ट्रैक पे नहीं आती, और इसलिए बहुत टफ है कि अपने से रटे हुए ही पढ़ना चाहते हैं। अपनी आदत बन गई है पिछले 10-12 साल में। इट इज़ डिफाइंड एज दिस एंड, मतलब डिफाइंड हटा दो तो आदमी 2 घंटे सोचेगा इसके आगे क्या था। तो अब ध्यान देना, आपको मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मिल रहा है तो बढ़िया है, और जिन्हें यहाँ से मिल रहा है वो भी बढ़िया है। नहीं आया समझ में? एक्सेलरेशन काय की वजह से, पता नहीं काय की वजह से, मुझे खुद नहीं मालूम है। एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन है तो फिर ये मीटर और ये पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही कह रहा हूँ ना? और चले आए इतना तो दिख ही रहा होगा, क्या दिख रहा होगा ये ऊपर, सॉरी टी सही कर रहे। और जैसे ही आप करेंगे तो मैंने कहा अगले स्टेप में क्या होगा, आपके एल कैंसिल हो जाएंगे, आपका कुल मिला के टी माइनस 2 ऊपर जाएगा। वैसे डायरेक्ट ही कर सकते हो, चलो मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, √t²। वैसे ये सब फर्जी स्टेप है, कोई मतलब नहीं है इनका, सीधा टी आ जाना चाहिए एक ही बार में, खत्म। और मैंने कहा ये कैलकुलेशन भैया सही रखना, इसमें बड़ा खतरा है अगर कैलकुलेशन में अटक गए कि कहाँ कैंसिल होगा और कौन ऊपर नीचे जाएगा, तो दिक्कतें बढ़ती जाएंगी फिजिक्स में। दैट्स व्हाई योर कैलकुलेशंस मस्ट बी क्वाइट प्रॉपर एंड स्पीडी। तो अभी स्पीडी पे तो नहीं आ रहे, लेकिन क्वाइट प्रॉपर पे तो रहेंगे, सही है ना? चलो कौन सा नंबर था क्वेश्चन नंबर 14? 5वां डाल दूँ? ये लोग 5वां डाल देते हैं। आ जाए एक और क्वेश्चन लिखते हैं। ये हो गया सभी का। किसी को डाउट हो बता दें, दूर दराज के कोनों तक तो मुझे बताओ। नहीं, चले एक अगला बता देते हैं। अगला आपसे बताता है द स्पीड ऑफ साउंड इन गैसियस मीडियम। और ध्यान रखना गैसियस मीडियम में एयर भी हो सकता है, ज़्यादा रटे रटा सवालों में चले जाना। गैसियस मीडियम आपकी दी जाती है v = √k/d, और आपसे बताता है k बराबर है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ओके। और आपकी d बराबर है डेंसिटी ऑफ मीडियम। 2 छोटी छोटी बातें आप बताई गई हैं, आपको चेक करनी है इसकी करेक्टनेस। जहाँ आपसे कहता है द स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैसियस मीडियम, बुक्स में देखेंगे तो ऐसा लिखा मिलेगा द स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैसियस मीडियम इज गिवन बाय द इक्वेशन वेयर दिस इज दिस एंड दैट इज दैट, हेंस चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन बाय डायमेंशनल एनालिसिस। तो अब इतना सबकी ज़रूरत नहीं है, इतने काम चल रहा है। ये स्पीड ऑफ साउंड दी गई है, आपको मालूम है इसी सीरीज में हम जा रहे हैं, तो हमें करेक्टनेस ही चेक करनी है। ये मत पूछना क्या करना है। इससे
करें प्रयास और देखें आता है कि नहीं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपको ढूंढना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपके पास होगा। और बताता हूँ, अगर आपने एक अच्छा काम किया होता कि आपने यूनिट वाली जो मैंने टेबल आपको सौंपी थी खाली, अगर आपने उसे भर दिया होता तो सारी यूनिट और डायमेंशन एक ही लाइन में आपके पास होती। भरी है किसी ने यूनिट वाली टेबल? लास्ट टाइम करा दी यूनिट में, आप बीच में कहा था छठवां सातवां आठवां भर लेना, नौवां हम करा देते हैं, सतवां हम करा देते हैं। टेबल बनवा रहे थे ना एक यूनिट वाली, उसको मैंने कहा उसको घर जाके एक बार भर ले बेटा। ये ध्यान रखिएगा, फिजिक्स में प्रैक्टिस ही आपको बचाएगी और कुछ नहीं बचा पाएगा। नहीं तो पेपर में जाके ध्यान देखो, तुम्हें खूब मालूम है इसकी डायमेंशन रखनी है, इसकी रखनी है, दोनों बराबर करनी है, आ जाएगा। वह डायमेंशन तब ना रखोगे जब याद होंगी। मिला नहीं मिला बताओ? राइट हैंड की मैं तब तक लिख देता हूँ, राइट हैंड की शायद मिल गई होगी। सही कह रहे हैं, क्या लिखेंगे? डायमेंशंस ऑफ LHS कितना आएगा? ये आपका LT-1। और तरीके मैं बता सकता हूँ, तरीके यही हैं जो मैं आपसे काम कहता हूँ उसको इमीडिएट कंप्लीट किया कीजिए। यूनिट वाली एक टेबल आपकी आधी अधूरी पड़ी होगी, उसको आप पूरा कर दें, अपने आप सारे फॉर्मूले निकल आएंगे। चलें, डायमेंशंस ऑफ LHS ये रही आपकी। आ जाते हैं काय पे जाओगे, डायमेंशंस ऑफ RHS आए। सबसे पहले आपका क्या होगा? अंडर रूट के ध्यान देंगे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपने किया हुआ है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी नीचे बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और यंग्स मॉडुलस के नाम पड़े हैं। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जैसे मुझे याद है ऐसे ही आप याद रखें भैया। एग्जाम में कौन बताने आएगा? जब हम टेस्ट ही लेंगे उसमें तुम छी करते रहोगे। जी क्या कर रहा है? सब डायमेंशन नहीं मिल रही, फिर मिलेगी भी नहीं। और जाए डेंसिटी याद है, तीसरे चौथे नंबर पे आ जाती है ml-3। चले आपकी सुविधा के लिए एक बार कैलकुलेशन करने के लिए चलते हैं। आए, जैसे आप कैलकुलेशन करोगे कि आपका ध्यान जाता है m से m कैंसिल आउट हो जाएंगे। दूसरे नंबर पे आप देखना l-3 ऊपर जाएगा, और बहुत ध्यान देखना, बहुत देख लेना, -3 ऊपर जाएगा। l का +3 -1 +3 और -1 कितने होंगे? +2। तो चलो ये हो गया आपका L का +2 और T का -2, यही दोनों है। याद आना चाहिए, अंडर रूट का मतलब होता था पावर हाफ। कोई नहीं ऐसा नहीं 12th की मैथमेटिक्स बता रहा हूँ, कोई बायो वाला कह देखिए हमने कब पढ़ा मैं बचपन में। अंडर रूट का मतलब क्या होता था? पावर हाफ होती थी, पावर आधी हो जाएगी तो 2 का आधा कितना होगा? ये कहानी खत्म बस। और क्या, इसके आगे हमें केवल एक स्टेटमेंट लेके जाना है। द डायमेंशंस ऑफ साइड्स आर सेम, इक्वल, होमोजीनियस, इक्वेशन इज वैलिड और करेक्ट। जो भी पूछा जाए, वैलिड पूछे वैलिड बताना, करेक्ट पूछे तो करेक्ट बताना हो। लैंग्वेज देख लेना। आप भी कोई शंका है अंदर मुझे बताएं, हाँ है ना? कोई डाउट मुझे बताएं फुर्ती से। नहीं, ठीक। अब एक नेक्स्ट चले आते हैं। इस बार अगला बढ़ेंगे, कौन सा बढ़ेंगे? चलो हमने 4-5 क्वेश्चन हम कह रहे हैं, इसके कुछ क्वेश्चन बाद में एक साथ प्रैक्टिस के तौर पे कराएंगे। अभी 5 क्वेश्चन आपके पर्याप्त हैं इस पर्टिकुलर मेथड के, जो हमने कहा था वैलिडिटी ऑफ इक्वेशंस। अब एक और इसी से रिलेटेड एक और पार्ट बताते हैं, ध्यान देखना। और अगला आता है डिटर्मिनेशन ऑफ डायमेंशंस ऑफ कोएफिशिएंट्स, या आप कह सकते हैं कांस्टेंट्स। तो कोएफिशिएंट्स कह दें चाहे कांस्टेंट्स कह दें, चलो तुम्हारी सुविधा के लिए मैं यहाँ पर कोएफिशिएंट लिख देता हूँ तो तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, एक सिंपल हेडिंग डाल दिएगा, डिटर्मिनेशन ऑफ डायमेंशंस ऑफ कोएफिशिएंट। ये ध्यान रखिएगा, बहुत सारे कांस्टेंट ऐसे भी होते हैं जिनकी डायमेंशन होती हैं। सबसे सिंपल एग्जांपल अभी आज ही आया था, जी इज अ कांस्टेंट, क्योंकि वैल्यू 9.81 है। इसका मतलब ये नहीं है कि कांस्टेंट है तो बोले इसकी यूनिट भी नहीं होगी, सही है ना? अभी आपने ध्यान नहीं दिया होगा, आपको लास्ट टर्म में 4 या 5 स्पेशल फॉर्मूले निकलवाए थे
और 4 या 5 फॉर्मूले में नाम देखोगे तो शुरुआती होती थी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, फिर बीच में आता था एक प्लांक्स कांस्टेंट। मतलब समझ आ रहा है, ये नहीं कि कांस्टेंट है बोले इसकी डायमेंशन हटा दूं, दीज मे बी विद डायमेंशन आल्सो। अब डिटर्मिनेशन ऑफ डायमेंशंस ऑफ कांस्टेंट या कोएफिशिएंट्स का एक सबसे सिंपल एग्जांपल जो मैं पहला ले लेता हूँ, ध्यान से क्या मैं आपसे कहता हूँ, गिवन आपको किसी पार्टिकल के लिए गिवन कह रहा है x इज इक्वल्स टू दिया हुआ है, और थोड़ा सा अच्छी लैंग्वेज में लेते हैं, आपको दिया है x और नीचे छोटा सा दिया होगा t। एक्चुअली इसका मतलब अभी हम कुछ दिन बाद नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत में पढ़ेंगे, कभी भी ये दिया हो तो इसको पढ़ा, इसका मतलब होता है x की वैल्यूज़ टाइम पर डिपेंडेंट है, या वहाँ पर हम एक वर्ड और लेंगे फंक्शन, अभी नहीं इस्तेमाल कर रहा, उसको मैं 2-3 टर्न बाद जब आऊँगा तब इस्तेमाल करूँगा। अभी आप मोटे तौर पे इतना याद रखें x ब्रैकेट t, अभी हम नहीं कह रहे फंक्शन ऑफ t, वो अपने आप आ जाएगा। x ब्रैकेट t का मतलब ये है कि x की वैल्यू काय पर डिपेंड कर रही है, ओवर द वैल्यूज ऑफ टाइम, और ये मान के चलो आपसे कहता है at प्लस bt स्क्वायर, ठीक है। मैं कह दिया आपका x क्या है, x ऑफ t है at प्लस bt स्क्वायर। अब आगे बता देता हूँ, जहाँ आपसे कहेगा वेयर x इज इन मीटर्स एंड t इज इन सेकेंड, तो लिखते हैं फुर्ती से क्वेश्चन 2 मिनट में लिखते हैं, गिव x ऑफ t इज इक्वल्स टू at प्लस bt स्क्वायर, x इज इन मीटर एंड t इज इन सेकेंड। x आपका कहाँ है, x आपका मीटर्स में और t आपका कहाँ है, सेकंड्स में, और आपसे आना चाहता है फाइंड, मैं पूरा क्वेश्चन बोल देता हूँ, ये आपसे कह रहा है फाइंड द डायमेंशंस एंड यूनिट्स, लिखते हैं फाइंड डायमेंशंस एंड यूनिट्स ऑफ a एंड b। आपको a और b की डायमेंशन और यूनिट पता लगानी है, आप कैसे लगाएंगे हम अभी बात करते हैं 1 मिनट के अंदर। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? आपको एक इक्वेशन दी है x ऑफ t या x सिंबल आपको a t प्लस बी टी स्क्वायर, x आपका मीटर में, क्या आपको ऐसा लग रहा था मीटर में आप क्या चीज़ नापते हैं, लेंथ नापते हैं, बढ़िया, और सेकंड में आप क्या नापते हैं, टाइम, इसीलिए लास्ट टर्म में यूनिट टू डायमेंशन और डायमेंशन यूनिट मैंने बताया था। इसका मतलब यहाँ पे आते आप देखना एक चीज़ आप क्लियर हो जाती है कि डायमेंशन ऑफ x बराबर होंगी डायमेंशन ऑफ l एंड आपकी डायमेंशन ऑफ t बराबर होंगी टाइम के। नहीं आया अभी समझ में? मैंने कैसे निकाल लिया, क्योंकि मुझसे कह रहा है ना इसको आप मीटर में नाप रहे हैं और इसको आप सेकंड में नाप रहे हैं। अब अगला सवाल आते हैं, आप कहना चाहते हैं ये इक्वेशन वैलिड है, तो इसका मतलब ध्यान देखना, जो डायमेंशन इस x की होंगी वही डायमेंशन at की होंगी, वही डायमेंशन bt स्क्वायर की होंगी। लास्ट टर्म का एक बता देता हूँ, 3 आम प्लस 2 आम बराबर 5 आम, यानी पहले टर्म में भी आम हो, दूसरे में भी आम हो और तीसरे में भी आम ही होना चाहिए, तभी इक्वेशन की वैलिडिटी होगी। तो यहाँ पर हम एक सिंपल सा स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं, जो आप बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठे हैं तो, बाकी आप किसी ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन में तो उसमें क्या, उसमें थोड़ा लिखना है तुम्हें, बोर्ड एग्जाम के लिए भी हम बात कर रहे हैं, जो आप कन्वेंशनल अपने ट्रेडिशनल पेपर्स में है, वेयर यू हैव टू डिस्क्राइब, तो आप बताते हैं फ्रॉम द डायमेंशनल होमोजेनिटी, पूरा लिखना हो तो ऐसा लिख देना फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी, वो भी बढ़िया लैंग्वेज है, अच्छा मिलेगा। अब डायमेंशनल होमोजेनिटी से क्या मिलेगा, क्या आपका ध्यान जाता है, मैंने कहा अगर यहाँ आम है तो यहाँ भी आम होना चाहिए, यानी डायमेंशंस ऑफ at, थोड़ा नीचे कर लूँ आपको दिखे है ना, क्या था आपका x बराबर at, मैंने कहा था जो डायमेंशन at की है वही डायमेंशन किसकी होनी चाहिए, वही डायमेंशन आपकी x की भी होनी चाहिए। इसका मतलब आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे at का डायमेंशन x के बराबर होना चाहिए, हाँ या ना, होना चाहिए ना। और अगर ऐसा है तो हो गया, क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। ये रहा a, t आपको मालूम है टाइम का था t, और बराबर x की डायमेंशन क्या थी, ये लेंथ में थी। अगर आप थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करें, और करना ही पड़ेगा आज नहीं तो कल, तो आपको दिखेगा a इज इक्वल्स टू l अपॉन टी, नहीं लिखूंगा आप,
क्योंकि आप अब बड़े हो चुके हैं, वेल अपॉन टी लिखने का मतलब नहीं है, अब मुझे डायरेक्ट लिखना चाहिए एल टी माइनस वन। क्या है, मेरी बात क्लियर हो जाती है? चलें एक इसका आधा पार्ट सॉल्व करें, फिर मैं सेकंड पार्ट पे जाता हूँ। कोई डाउट किसी को हो तो बोलें। क्या इसका सेकंड पार्ट हम सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। फिर वही कहानी लगेगी, जो डायमेंशन एक्स की हो वही डायमेंशन किसकी होनी चाहिए, आपके बी टी स्क्वायर की भी होनी चाहिए। तो फिर वही एक, अब ये एक बार लिख दिया फ्रॉम डायमेंशनल होमोजेनिटी, तो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बार पूरे क्वेश्चन में काम कर जाएगा। सीधा हम क्या बताएंगे, आपकी डायमेंशन ऑफ क्या था, बी टी स्क्वायर था ना, ठीक है, बी टी स्क्वायर बराबर कितना होना चाहिए, डायमेंशन ऑफ एक्स, यानी आप कह देंगे ये रहा आपका बी और टी था टाइम, ये टी स्क्वायर बराबर आपका एक्स, आपको एक्स की डायमेंशन मालूम है एल, और फिर मैंने कहा कोई ज़रूरी नहीं है कि एल अपॉन टी स्क्वायर लिखने बैठो, डायरेक्ट लिख सकते हो अपॉन का टी स्क्वायर, मतलब कितनी डायमेंशन हो जाएगी, एल टी माइनस टू। तो आप इस ढंग से ए और बी की डायमेंशन यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपली। क्या ये समझ में आती कहानी? हाँ है ना? सर ऊपर भी तो LT माइनस 2 होगा। कहाँ पे? ये इस पर। नहीं, कहाँ पे? क्या ऊपर? हाँ इसके नीचे जो राइट है, फर्स्ट राइट है। हाँ हाँ तो इसका डायमेंशन LT माइनस 2 होना चाहिए। क्यों? सर अपन को क्या था कि उसमें जो इक्वेशन दी थी उसमें सारी टर्म सेम दिखानी थी। हाँ तो यहाँ तो अब थोड़ा सा अंतर आ गया। कहाँ आ गया? यहाँ LT माइनस 2 है, LT माइनस 2 है। भैया टर्म की डायमेंशन सेम दिखानी है, एक की थोड़ी ना, एक एक की थोड़ी ना दिखानी है। टर्म क्या है तुम्हारा? इस इक्वेशन के टर्म क्या है? जरा एक उड़ा देते, इस इक्वेशन का टर्म बताओ। इसका AT प्लस BT स्क्वायर। इस इक्वेशन का सेकंड टर्म क्या है? BT स्क्वायर। आप बी की निकाल रहे हैं, बी टी स्क्वायर की नहीं निकाल रहे। जो आप बी टी स्क्वायर करेंगे तो टी खत्म हो जाएगा, एल बचेगा, और एल बचेगा तो देखें लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एल है। मैं क्रॉस चेक करा देता हूँ ना, टर्म की निकाल लो भैया, एक की तो थोड़ा चेक करना है। ऐसे तो v बराबर यू प्लस ए टी, तुम कहोगे सर यू प्लस ए टी, टी की भी वेलोसिटी बराबर हो जाए तो आधी आधी थोड़ा बराबर करूँगा, पूरा टर्म बराबर होना चाहिए। हाँ शायद यहाँ कंफ्यूजन हो गया, मैंने कहा टर्म पूरा देखें। हो गया कंप्लीट? अब कोई डाउट हो तो मुझे बताएं। हाँ है ना? क्या चमक रहा है क्या बोर्ड? अभी थोड़ा थोड़ा तो सबको चमकेगा, तो एक आधे स्पॉट सबके लिए रहते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लास्ट ईयर ही पढ़ के आए, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दोनों तरफ लाइट है तो ऐसा तो ही नहीं सकता एक तरफ वाले पर जो है। चले, क्या आपने सो कंप्लीट कर दिया? हाँ ना? मुझे बताएं, कोई शंका? हाँ एक और क्वेश्चन लेता हूँ, शायद क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? सेकंड आपके लिए ले लेते हैं। मान चले आपसे कहता है P अपॉन E प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर और V माइनस बी इज इक्वल्स टू आर टी। और ये बताता हूँ, ये आपकी है रियल गैसेस की इक्वेशन, ये वॉन्डर वॉल्स इक्वेशन भी कहलाती है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। इसमें मैंने उसको रियल गैस इक्वेशन के नाम से लिख दिया। मैं क्वांटिटीज़ बता देता हूँ क्या क्या है आपका। P यहाँ पर बताता है प्रेशर, आपका V बताता है
वॉल्यूम और टी बताता है आपका, पी तो दिख रहा होगा, टेम्परेचर बताएगा। पीवीटी गैस में हमेशा प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर होते हैं। मुझे क्या चाहिए ये भी बता देता हूँ। फाइंड डायमेंशंस ऑफ कांस्टेंट्स ए और बी, इन दोनों की डायमेंशन मुझे चाहिए। फुर्ती से आप पहले एक लाइन में क्वेश्चन लिख दें, 2 लाइन में। ये आपसे कहेगा P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी इज इक्वल्स टू आर टी। और ये चीज़ क्या कहलाती है, दो मैंने बता दिया। ये आपके लिए कहलाएगी रियल गैस इक्वेशन या वॉन डेर वाल्स गैस इक्वेशन। केमिस्ट्री में आप तीसरे चौथे चैप्टर में पहुंचेंगे, स्टेट ऑफ मैटर आएगा, गैस लॉज पढ़ेंगे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो, ग्राम एट्सेट्रा। मज़ेदार बात है, हम भी पढ़ाएंगे लेकिन हम एंड में पढ़ाएंगे। हमारा चैप्टर बिल्कुल लास्ट में आता है, 10वां 11वां। हम जब पढ़ा रहे होंगे तो हम एंड पे ही होंगे, बोले अब इसके बाद 2 चैप्टर पढ़ा के ख़त्म। उसके पहले आप केमिस्ट्री में तीसरे चौथे में आ जाते हैं तो आप पढ़ लेंगे, ठीक है। क्या इतना समझ में आ गया? हाँ ना, बताएं। अब एक सवाल आएगा, इसको निकालेंगे कैसे, ध्यान से देखें। ये भी उसी बेस पर है जहाँ हम थे, बहुत ध्यान से मुझे देखिएगा। ये आपसे करता अगर कोई भी गिवन इक्वेशन है तो उसके सारे टर्म्स की डायमेंशन सेम होगी, या ये 2 टर्म्स अगर आप ऐड कर रहे हैं, कौन से टर्म कहाँ चले गए बेचारे, ये रहे। इन 2 टर्म्स का एडिशन तभी पॉसिबल है जब इनकी डायमेंशन सेम हो। एंड आई एम रिपीटिंग, टर्म्स ए और बी की नहीं, पूरे के पूरे टर्म की डायमेंशन सेम हो। आज ज़रा इस बात को ध्यान देखें, आपको 1 सेकंड में समझ में आएगा। क्या आपको ये प्लस का निशान नजर आ रहा है या भी नहीं आ रहा? और ये वाला माइनस भी नजर आ रहा है क्या? बस तो ठीक है, अब भी नहीं, मेरी बात ध्यान में गई। 2 क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड ओनली व्हेन देयर डायमेंशंस आर सेम, जबकि उनकी डायमेंशन कैसी हो, सेम या इक्वल हो। तो स्टार्टिंग के लिए हम एक फॉर्मल लाइन लिखेंगे, और वो फॉर्मल लाइन वही होगी जो अभी अपन ने लिखी थी। वो अपन क्या लिखेंगे, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी आपसे क्या कहेगा? आओ पार्ट नंबर होमोजेनिटी के पार्ट नंबर 1 आपसे कहेगा कि P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर तभी हो सकता है जब आपका डायमेंशन ऑफ P बराबर हो डायमेंशन ऑफ ए अपॉन वी स्क्वायर के। क्या आप सब इस बात में राजी हैं या कि आपको कोई डाउट है? मैंने कहा ये 2 टर्म तभी ऐड हो सकते हैं जब इनकी डायमेंशन सेम हो, अदरवाइज इनका एडिशन होगा ही नहीं। 3 आम और 2 अनार का टोटल हो ही नहीं सकता। तो क्या ये आप इसमें एग्री करते हैं? हाँ ना, मुझे बस इतना बताएं है। और अगर एग्री बोले आस्था, कोई डाउट इसमें? ठीक, बढ़िया। और अगर आप इसमें एग्री करते हैं तो आप देखें ध्यान से, मेरा क्वेश्चन ही खत्म हो गया। लेकिन मेरा खत्म हो गया, तुम्हारा नहीं हुआ। तुमने कौन सा प्रेशर की डायमेंशन याद है, बताओ? आगे समस्या समझ में? मैंने कहा मेरा तो खत्म हो गया, मुझे मालूम है, तुम्हारे लिए अटक गया तो प्रेशर की डायमेंशन ही नहीं मालूम। और ये इसलिए ध्यान दिला दिया कि आपको ये समझ आ जाए तो भैया डायमेंशनल फॉर्मूले धीरे 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 1-2 दिन में आपको याद ही करने हैं, नहीं तो चैप्टर खिसक जाएगा और आप बैठे रह जाएंगे। मिल गई किसी को प्रेशर की? नहीं मिली, बताओ। वेरी गुड, ml-1t-2। अगला सवाल एक आपको निकालना है वी स्क्वायर वॉल्यूम का क्या होता है? एल क्यूब। और चलो सुविधा के लिए लिख देता हूँ ऐसे लिख दिया, एल क्यूब का स्क्वायर। कोई समस्या तो नहीं। अब थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना, एल की पावर 6 आएंगे। मैंने कहा 11th में, इसलिए अब भैया क्रॉस मल्टीप्लाई इनटू डिवाइड तेज हो। एल की पावर 6 आएंगे, कोई डाउट?
और 6 ले जाके इधर मल्टीप्लाई करो तो l की पावर 6 और -1 कितने बचेंगे? बस आप सही कह रहे हैं, ये हो गया m और l की पावर बचेंगे 5 और t-2 तो जैसे थे वैसे यहीं। तो एक लाइन में मेरी ये पहली वैल्यू आ गई, आधा मेरा सॉल्यूशन हो गया। यहीं मैं एक छोटू सा डिवाइडर डाल के दूसरा सॉल्यूशन भी कर लूँगा। और दूसरा सॉल्यूशन क्या कहेगा, ध्यान देखें, फिर देखें ऊपर क्या ये माइनस नज़र आ रहा है। अगेन द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, टू क्वांटिटीज एडेड और सब्ट्रैक्टेड ओनली व्हेन their dimensions are same, the dimensions of v are equal to the dimensions of b। तो इसका मतलब आप सेकंड पार्ट बताएंगे कि आपके b की डायमेंशन काय के इक्वल होंगी, डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम के। और इसका मतलब आपका ये मेरी हुई कहानी नंबर सेकंड। अब कोई शंका हो तो मुझे बताएं। निकल आएगा सभी का? बस एक बात ध्यान रखिए भैया, दो ही जगह आप गड़बड़ाएंगे, और दोनों बता देता हूँ। आप गड़बड़ाएंगे नंबर 1, या तो आपको वैल्यूज़ यानी कि डायमेंशन याद नहीं होंगी, वहाँ तो चलो मैं थोड़ी बहुत हेल्प कर भी दूंगा ट्रूली स्पीकिंग, लेकिन दूसरी जगह नहीं करूँगा। और दूसरी जगह समझ में आ रही कौन सी? कि तुमने कहा सर l² इंटू l की पावर 3 कितने हुए? मैंने कहा मुझे आता होता तो मैं तीसरी चौथी पाँचवीं नहीं पढ़ाने बैठ जाता, फिजिक्स का पढ़ा था है। इंटू डिवाइड ना आने के कारण तो बेचारा मैं प्राइमरी क्लासेस नहीं पढ़ा पा रहा। चलें, क्या क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है? हाँ ना, कोई दिक्कत किसी को? आप लोगों का हो गया प्रथम वगैरह जो ऑनलाइन में क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया आपने? यस सर। ठीक, एक और इसका एग्जांपल बता देता हूँ, फिर मैं एक अगली चीज़ पे जाऊँगा। आज के लिए इस पे जो अपन बात कर रहे थे इसमें एक नेक्स्ट एग्जांपल, जो भी नंबर हो नंबर देख लेना। आपको दिया जाता है, ध्यान देखना, y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। लिख रहे हैं y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। लिख दें इक्वेशन, बाकी मैं कंप्लीट करता जा रहा हूँ। x एंड y आर इन मीटर। एक मजेदार बात है, मीटर की ये स्पेलिंग गूगल एक्सेप्ट नहीं करता, इसको लाल लाल दिखाता है। और जाएंगे इसके बाद x और y आपके हो गए काय में मीटर में, और आप बताएंगे t इज इन सेकंड। t आपका दिया हुआ है सेकंड में, तो फिर जो बचा खुचा कार्यक्रम है उसको हम निकालेंगे। ये आपसे कह रहा है फाइंड डायमेंशंस ऑफ ओमेगा एंड के। और ये 5 या 6 क्वेश्चन मैंने कराए, इनको बड़े मज़े से कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ तक मैंने आपसे बिल्कुल नहीं कहा कि ये बोर्ड में थे, नीट में थे, मेंस में थे कि एडवांस में थे, क्योंकि जैसे ही हम अगला पेपर खोलेंगे, और खोलेंगे एक आध दिन बाद, अभी नहीं, अभी हम पहले अपने तरफ से एक बार मामला तो ये मान है भाई तुम उस लायक हो जाओ, तो आपको अपने आप समझ में आने लगेगा मैं क्वेश्चंस कहाँ से करा रहा था और किस टाइप पर मैं था। ठीक है ना? पहले आप एक काम करें, इस क्वेश्चन को लिखें, y बराबर a साइन लिख दिया, ओमेगा टी माइनस के एक्स, और हमने क्या लिखा, अरे हमने लिखा आपका x एंड y आर इन मीटर, t इज इन सेकंड, फाइंड डायमेंशंस ऑफ ओमेगा एंड k। अब इस टाइप के क्वेश्चन के लिए मुझे एक छोटी सी चीज़ चाहिए पड़ेगी, और उस जानकारी को मैं थोड़ा सा आपसे पूछूंगा, थोड़ा मैं बताऊंगा। क्या आपको मालूम है थीटा के आगे, सॉरी साइन के आगे क्या चीज़ लिखी होती है? थीटा। थीटा यानी कि एंगल, ये कंफर्म है। और एक लास्ट सवाल, क्या आपको याद है एंगल की डायमेंशन क्या होती थी? डायमेंशनलेस। बढ़िया। तो बस ध्यान से देखें, यहाँ पर मैं एक वर्ड बता देता हूँ, आप बताते हैं एज ओमेगा टी माइनस के एक्स इज एंगल, और इसके लिए एक और वर्ड आता है, और ये वर्ड आता है आर्ग्यूमेंट।
आर्गुमेंट आप कहाँ सुनेंगे? आर्गुमेंट यहाँ सुनेंगे। आप में से किसी ने जो है कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े हैं? अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर में जैसे ही मैथमेटिक्स वाले पढ़ते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर में एंगल को आप क्या कहते हैं? आर्गुमेंट कहते हैं। जहाँ आप निकालते हैं tan थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए या थीटा बराबर tan इनवर्स बी अप बाई, वो जो भी लिखा हो, ठीक है ना। इसलिए मैंने पूछा था। बाकी बायोलॉजी वाला अगर कोई है तो याद रखना इस एंगल का ही एक दूसरा नाम क्या होता है? आर्गुमेंट। फिजिक्स में कई बार मैं वर्ड इस्तेमाल करूंगा आर्गुमेंट, तो याद रखना आर्गुमेंट का मतलब मैं तुमसे बहस नहीं करना चाह रहा, मैं ये कह रहा हूँ एंगल। हाँ नहीं, कोई सोचेगा आर्गुमेंट कर रहे हैं तो इसलिए मैंने बता दिया। और जैसे आप लिखते हैं एंगल और आर्गुमेंट तो आपको बताना पड़ता है सो। जो आप बता रहे थे बिल्कुल सही बता रहे थे, आप कह रहे थे ये होगा डायमेंशन लेस। क्या इतना समझ में आता है? हाँ या ना? और ये सारी कहानी आपने सारी कहानी केवल और केवल काय पे जुड़ी है? इस बात पर कि जो हमने डायमेंशनल एनालिसिस का कल परसों पढ़ा वो हमने घर जाके देखा या अपन 10th वाली आदत में रह गए। बोले अब टेस्ट लेंगे तो 2 घंटा पहले एकदम धनाधन धनाधन सब याद कर लूँगा। मैंने कहा सब याद नहीं कर लूँगा, सब बर्बाद कर दूँगा, नंबर तुम्हारे कहीं दिखेंगे नहीं। आए ये आपको समझ में आता है। और जैसे ही आपने कहा ओमेगा टी माइनस के एक्स आपका क्या है? डायमेंशन लेस। आ जाओ पहला पार्ट, इसका मतलब है आपका ओमेगा टी कैसा आप कह रहे हैं? डायमेंशन लेस। डायमेंशन लेस का मतलब आप जरा देख लो ध्यान से, टी दिया हुआ था, वैसे तो टी टाइम होता है खुद ही मालूम है, फिर भी अपन चेक कर लेते हैं। टी आपसे क्या कह रहा था? टी इज इन सेकेंड। नहीं आया समझ में? सेकेंड यानी ये क्या है? टाइम है। अगली बार हम बता देंगे ओमेगा टी बराबर आपका कितना हो गया? चलो पूरा ही लिख दूँ क्या? चलो पूरा लिख दूँ, तुम कहोगे हैं। और इसलिए हम बता देंगे ओमेगा का डायमेंशन आपका क्या होगा? आप भी नहीं समझ में आया? जिन्हें शॉर्ट में लिखना है वो t-1 लिख दें, जिन्हें एकदम मज़ेदार लिखना है मज़ेदार भी मज़े भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मज़े अलाउड हैं बशर्ते कि वो सही हो, वो लिख सकते हैं। और नहीं तो मेरे हिसाब से तो t-1 ठीक है, वो भी काम बराबर चलाएगा, ऐसी बात नहीं है। और जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं बताना उन्हें किसी कलर कॉम्बिनेशन से कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, क्योंकि ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ। जनरली क्या अपन ग्रीन और ब्लू पे पढ़ाते हैं तो कलर थोड़ा लाइट लगते हैं, इस पर क्या एकदम धांसू धमाका कंट्रास्ट टाइप में आ रहे हैं। तो आस्था देखें कोई कलर इनमें से ऐसा नहीं लग रहा कि आंखों में एकदम भयानक वाली मात्रा में चो रहा हो। ऐसा कोई हो तो मुझे बता देना, उसको नहीं इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। चले, क्या आपने इतना कर दिया? आया ना बताएं आप। मुझे लग रहा है सेकंड पार्ट तो खुद ही कर दोगे, नहीं कर पाओगे। ऐसे ही आपके के एक्स की डायमेंशन क्या होंगी? के एक्स की डायमेंशन भी आपकी होंगी m0 l0 t0। निकालो फुर्ती से और मुझे बताओ एक्स का डायमेंशन कितना आया? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही है। l-1 आपका है, आप बिल्कुल सही हैं अपनी जगह, करेक्ट। मुझे लग रहा है क्वेश्चन समझ में भी आ रहे होंगे और आसानी दिख रहा होगा, हम कर भी सकते हैं। और अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूँ, चिंता मत करना, मज़ेदार करा रहा हूँ। बोलो बाल को तुम्हारा आ गया, किसी का नहीं आया? यस सर। ठीक, इतना ही आ रहा है l-1। ठीक, यस सर। ओके। यस सर आ रहा है। कैसे आएगा ध्यान देखो, क्योंकि आपका के तो है ही, एक्स था, एल एक्स आपने मीटर में नापा था, एल आके डिवाइड हो जाएगा, चाहे आप अकेला l-1 लिख दो। और जो मैं कहता जिन्हें मज़े लेने हैं वो क्या लिखेंगे? m0 l-1 और पूरा भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लड़का आपकी इच्छा है, उसको मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ।
तो एक तरह से हमने कहा प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी का हमने पहला इस्तेमाल कर लिया, वैलिडिटी और करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन, और दूसरा नंबर मैंने कहा डिटर्मिनेशन ऑफ द डायमेंशंस ऑफ द कांस्टेंट्स और कोएफिशिएंट्स। इस बेसिस पर हमारे पास बहुत सारे और भी क्वेश्चन है, बट वी विल गो लेटर, थोड़ा सा बाद में जाएंगे। पहले एक बार हम प्रिमिटिव लेवल पे थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहेंगे। ठीक, अब हम जो एक अगली बात करेंगे, ध्यान देखना, एक अगली बात करते हैं तो एक नेक्स्ट हेडिंग डाल देना और अगली हेडिंग आप डाल देंगे, और ये होता है डेरिवेशन ऑफ, आप चाहे इसे रिलेशन कह दें और चाहे तो आप इक्वेशन कह दें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, नथिंग मैटर्स। आप तो सिर्फ एक पहले हेडिंग डालें। और मेरे साथ साथ एक क्वेश्चन लिखते जाइएगा, साथ ही साथ लिखते जाना ताकि आप जल्दी रहे। और बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, द सेंट्रीपिटल फोर्स, बड़ा क्वेश्चन है इसलिए आपको थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा, है ना। एक बार मैंने पूरा क्वेश्चन लिख दिया है इसलिए ताकि आपको अंदाज हो जाए किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बस ये आपका क्वेश्चन, ये आपसे कहता है द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ डिपेंड्स ऑन द मास m ऑफ पार्टिकल, स्पीड v एंड रेडियस r ऑफ सर्कुलर पाथ। आपसे कह रहा है डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स बाय डायमेंशनल एनालिसिस। आपको फॉर्मूला खुद डिराइव करना है, और किसका फॉर्मूला डिराइव करना है आपको, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का अपनी तरफ से, जबकि सेंट्रीपिटल फोर्स इन दो चार चीज़ों पर डिपेंड करता है। जब भी आपके पास इस तरह क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, और क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने के बाद हम ये चेक करेंगे कि आपकी कौन सी चीज़ किन बातों पर डिपेंड कर रही है, यानी इस पूरे क्वेश्चन की समरी क्या है। इस क्वेश्चन की समरी है, ध्यान देखना कि आपका फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो भी फोर्स है, फोर्स आपका क्या करता है, एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, किसी पार्टिकल पे लग रहा है, लगने दो। आगे आपसे कहेगा मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, हाँ तो चलने दो, सर्कुलर पाथ में चल रहा है तो हम क्या कर लें, रोकने थोड़ा ना जाएंगे। मेन बात क्या है, डिपेंड्स, डिपेंड करता है, काय पर डिपेंड करता है, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले डिपेंड करता है मास m, दूसरा आपको मिल जाए स्पीड v, और भी कुछ दिया है एंड रेडियस r ऑफ द सर्कुलर पाथ। यानी अगर आप ध्यान देखें तो आपसे ये कह रहा है कि आपका फोर्स इन तीन बातों पर डिपेंड करता है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो भी नाम हो, किन बातों पर, मास m पर, स्पीड v पर और रेडियस r पर। क्या इस क्वेश्चन की समरी समझ में आ जाती है, जो मैंने खास जगह हाईलाइट कर दी है कि कोई दिक्कत आती है। और अब आपको इस फोर्स के लिए रिलेशन निकालना है। हम क्या करेंगे, ध्यान देखना, इस बात को हम मैथमेटिकली स्टार्ट करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, रफ में कोने में लिख लेंगे,
रफ में एक कोने में हम क्या लिख लेंगे, रफ में हम एक कोने में लिख देंगे कि हमारा फोर्स काय पर डिपेंड कर रहा है, फोर्स हमारा डिपेंड कर रहा है एम पर, वी पर और आर पर। खत्म। ये हमने रफ में इसलिए लिखी है ताकि हमें तो मालूम चले क्वेश्चन स्टार्ट हमें काय में करना है। समझ मेरी बात आ गई। अब मेरी बात ध्यान से सुनते आना। आपको दिख रहा है कि आपका फोर्स इन बातों पर डिपेंड कर रहा है, तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि आपका फोर्स डिपेंड्स, अपने पास डिपेंडेंसी का यही तरीका है, प्रोपोर्शनल है। किसके प्रोपोर्शनल है? तीन चीज़ों के प्रोपोर्शनल है, मास, स्पीड और रेडियस। तो यहाँ मैंने लिख दिया मास, स्पीड और रेडियस। अब एक समस्या है, ये समस्या आपको समझ में आएगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि आपको मालूम है व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल? 2 पाई आर। सर्कमफेरेंस रेडियस पे डिपेंड करती है, समझ में आ रहा है? ठीक है। एरिया ऑफ ए सर्कल क्या है? पाई आर स्क्वायर। ध्यान देखना, एरिया भी आर पे डिपेंड करता है, लेकिन एक मजेदार बात है, आर पे नहीं, आर स्क्वायर पे डिपेंड करता है। अच्छा, एक लास्ट फॉर्मूला पढ़ देता हूँ। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर? 4/3 पाई आर क्यूब। यानी अभी आप समझ में आ रहा होगा, द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर डिपेंड्स आल्सो ऑन द रेडियस। All the three quantities which I have asked, all the three depend on the radius, but the difference is that one depends on the r, second one on r square and third one on r cube। तो जब हम फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं यहाँ, तो आपको फॉर्मूला मालूम था, तो आपने बता दिया इट डिपेंड्स ऑन r, r square और r cube। But when we are going to derive the formula, that means we don't know the formula, we are going to obtain it from somewhere, then how can we think that it is v square or r square or r cube or something else? इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमें ये कंसीडर करना पड़ेगा कि यहाँ पर इनकी पावर हो सकती हैं। और ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूँ, हो सकती हैं, क्योंकि हैं या नहीं मुझे भी नहीं मालूम भैया, मैं भी तो फॉर्मूले तलाश में जा रहा हूँ ना। पता होता तो मैं डिराइव क्यों करता। तो मैंने कहा जब आप इन पर जा रहे हैं कि यहाँ पर पावर हो सकती हैं, तो एक काम कर देते हैं, कुछ बुक्स आप देखना XYZ में मान लेती हैं, कुछ और मानती हैं। जनरली मैं क्या करता हूँ, मैंने ABC में मानता हूँ जब तक आपका क्वेश्चन ABC में ना दिया हो। हाँ, कोई क्वेश्चन ही ABC में दिया हो तो ध्यान रखना, तो XYZ मान लेना। अब इतना तो अपने अंदाज रहता ही है। तो मैंने क्या मान लिया, आपका फोर्स काय के प्रोपोर्शनेट है, m की पावर A, v की पावर B और r की पावर C। ABC क्या है? मैंने कहा हो सकता है स्क्वायर क्यूब हो और हो सकता है ना हो, जो भविष्य है बाद में दिखेगा, है ना। जैसे इधर बैठा है देख भी सकते हो, ऐसा नहीं। आ जाओ अगले स्टेप में। अगर ऐसा है तो इसका मतलब आप ध्यान देखना, आपकी इक्वेशन आपको मिल जाएगी। आपकी इक्वेशन आपको मालूम है, इक्वेट करेंगे, कांस्टेंट आ जाएगा k m रेज टू पावर a, साथ में आपका v रेज टू पावर b और साथ में r रेज टू पावर c। ये हमने मान लिया, ये हमारा फॉर्मूला होगा, ये कंफर्म हो गया। अब जो हम बात कर रहे थे उसको ध्यान से देखें। आपसे कहा गया था फोर्स इन पे डिपेंड करता है, तो फॉर्मूला यही होगा। अब मजेदार बात है, डायमेंशनल होमोजेनिटी पढ़ चुके हो। डायमेंशनल होमोजेनिटी क्या कहती है? फॉर ए वैलिड इक्वेशन द डायमेंशंस ऑफ टू साइड विल बी इक्वल होनी चाहिए। और रख देते हैं डायमेंशंस। तुम क्या करोगे, आप चले आना ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द, चलो मैं पूरा लिख देता हूँ एक आध बार, डायमेंशंस। आओ मजे से डायमेंशन सब्स्टिट्यूट करते हैं। फोर्स का डायमेंशन है MLT-2, के आपका प्योर कांस्टेंट है नंबर, इसलिए M0, L0, T0। और आगे जाएंगे, आपका M दिख रहा होगा, मास है, मास की पावर, ये तो डायरेक्टली लिख दूँ। अब अगले में दिक्कत आएगी स्पीड का कितना रखोगे? LT-1। और तुरंत एक बात समझ में आ गई होगी, डायमेंशनल फॉर्मूले अब याद ही हो जाए, अब कोई छूट नहीं है। अपने क्वेश्चन कहाँ से करोगे, बैठे रहोगे। रेडियस का कितना रखेंगे? L। बढ़िया, अनुपम ने बिल्कुल सही बताया। एक लास्ट काम करेंगे, देखें इधर, लास्ट काम बच्चों वाला है और कुछ नहीं। 8 का कह सकते हो, अभी कंपेयरिंग नहीं, अभी पहले वो सॉल्यूशन। M0, L0, T0 हटाओ,
इनकी तो ज़रूरत है नहीं, तो 1 हो गया ना। आप ज़रा ध्यान से इधर देखो, 1 मिनट इधर देख लेना, एक आध बार में बता दूंगा। जब भी आप ये करें तो आराम से, मैंने कहा एम एन और टी तीनों की पावर अलग अलग काउंट कर लीजिएगा, संभाल कर, गलती मत कीजिएगा। एम की पावर ए, और तो कोई मुझे दिख नहीं रही, तो मुझे नहीं लगता तुम्हें भी नहीं दिख रही होगी, दिखेगी कहाँ से, है ही नहीं। एम की पावर तो आपकी कितनी आई, ए। एल की पावर देखें कितनी आ रही है, देखो एल की पावर एक तो ये है बी, और एक पावर ये है सी। क्या आपको याद है, सेम बेस पर पावर ऐड हो जाती हैं, ये तो याद है। अगर ये याद है तो एल की पावर टोटल कितनी हो जाएगी, टोटल हो जाएगी बी प्लस सी। आराम से तसल्ली से तीसरे टर्म पर जाएं टी, और टी पर आप जाएंगे, टी की पावर बस इतनी दिख रही है मुझे, कितनी दिख रही है, माइनस का, बस मैंने कहा ये सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म है, इस इम्पॉर्टेंट टर्म को देख लें। अगर इसमें कोई डाउट है तो मुझे पूछ लें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ख़त्म है, और मैं लिटरली कह रहा हूँ ख़त्म है। ऊपर की 2 लाइनें आपने लिख दी थी, पहले ऊपर की 2 लाइनों से आ जाओ। एज एफ प्रोपोर्शनेट एम ए वी बी आर सी कर दो फुर्ती से, 1 मिनट दे देता हूँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं। हो गया, नहीं हुआ? पहुँच गया यहाँ तक? तो मैंने क्यों कहा यहाँ क्वेश्चन खत्म हो गया, तूने ध्यान नहीं दिया? अरे भैया यहाँ इसलिए खत्म हो गया कि यहाँ बात क्वेश्चन 7वीं 8वीं क्लास में चला गया। आप क्या कह रहे हैं, दोनों साइड की डायमेंशन इक्वल होंगी, यही तो आप कह रहे हो। और अगर दोनों साइड की डायमेंशन, कुछ कह रहे हैं क्या बेटा? जो रास्ता क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं। ठीक, अब मैंने कहा अब आप आगे जाएंगे तो क्या होगा, जैसे आपने लिया, मैंने कहा 7th 8th में कौन चला गया, जब दोनों साइड की आपकी वैल्यू वो है सेम, तो इतना याद होगा, दोनों साइड कंपैरिजन किया जाता है इस टाइप क्वेश्चन में, ये तो याद आ जाते हैं। कर दो जरा कंपैरिजन, तो आराम से पूरा लिख के कर देता हूँ एक बार, 1-2 क्वेश्चन मैं पूरे लिख दूँगा। क्या लिख दूँगा, ऑन कंपेयरिंग द डायमेंशंस ऑफ 2 साइड्स है, या बोथ द साइड, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। और मेरे ख्याल से असली में एग्जाम में तो ऑन कंपेयरिंग लिख के भाग लेना, इतना कौन लिखेगा। सही कह रहा हूँ ना? आ जाओ कंपैरिजन, सबसे पहले किसका कंपैरिजन करूँ? आओ देखो ध्यान से, सबसे पहले कंपैरिजन एम का कर लूँ, देखो ध्यान से, एम डायरेक्ट दिख रहा होगा। आ जाओ मैं कंपैरिजन करता हूँ फॉर एम। अब जो मैं बात कर रहा था उसको ध्यान से देखें, क्या आपको ऐसा नज़र आ रहा है कि m की पावर यहाँ पर a है, और यहाँ पर m की पावर कितनी है, 1 है। बढ़िया, m की जितनी पावर इधर हो वही इधर हो, यही तो डायमेंशनल होती है होमोजेनिटी। जितना इधर होगी उतना ही इस साइड होगी, और जितना इधर उतना उधर, तो ये इधर उधर का जो रट्टा है ये भी हाल ख़त्म करते हैं, यानी कि a बराबर आपका कितना होना चाहिए, 1। अब ऐसे ही आप एक और कंपैरिजन करें, कौन सा कंपैरिजन करोगे, तो चलो हम कर लेते हैं, मान के चलिए टी का कर लेते हैं पहले। तुम कहोगे टी का क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने कहा मैं थोड़ा सा गणित भी पढ़ी है ना मैंने, थोड़े बिल्कुल नहीं आती हो। मुझे दिख रहा है माइनस बी अकेला है, और इधर है, इनमें करूँगा ये पता नहीं 2 बच जाएंगे, बी प्लस सी का क्या करूँगा। और इसका कर लेते हैं, जितनी पावर इधर है माइनस बी, उतना ही इधर होना चाहिए। इधर कितना है, 1, तो पर आपका माइनस बी इज इक्वल्स टू 1 का मतलब है बी इज इक्वल्स टू कितना आएगा, यही आएगा।
कि कुछ गड़बड़ कर दी? B2 आएगा। अच्छा t की पावर थी, सॉरी इधर आपका था 2। ये था आपका, ये -b था और ये था आपका -2, तो -b इज इक्वल्स टू -2, यानी आपका b इज इक्वल्स टू आ गया 2। इसको हटाई दो, अच्छे से मिल गए 2। और एक लास्ट कहानी, जो लास्ट करोगे वो किसके लिए चले आएंगे, तो अपन चले आते हैं फॉर L, और L के लिए आप बढ़ेंगे तो L का कर लो, इधर 1 है, इधर आपके b प्लस सी है, और जैसे ही आप करेंगे तो क्या होगा, b प्लस सी इज इक्वल्स टू 1, यानी ज़्यादा है तो बिल्कुल ही सॉल्व कर दो। 2 प्लस सी बराबर 1 या c बराबर -1, ख़त्म। अब आप चेकआउट करें, मुझे लग रहा है a, b और c तीनों की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली है। कर दें आराम से, a, b और c तीनों की वैल्यू कैलकुलेट। हो गया, समझ में आ रहा है? और जैसे ही आपको ए बी सी मिल गए, क्या आपको अपनी इक्वेशन याद है, आपने क्या क्या मानी थी? आपको मालूम था इक्वेशन है F बराबर के m की पावर a, v की पावर b और r की पावर c, यानी आपकी इक्वेशन आ जाएगी, आप बता देंगे। इसलिए डिजायर्ड रिलेशन या जो आपका इक्वेशन है वो क्या हो गई, f इज इक्वल्स टू के m की पावर a, m की पावर a माने 1/, क्या लिखना, v की पावर b, b का मतलब आपका हो गया 2, और r की पावर c, c का मतलब हो गया -1। दूसरा ध्यान दिया होगा, फॉर्मूला में जनरली -1 या -2 नहीं लिखते, बुकिश पैटर्न है। यूनिट क्या है, ms-1 अपन लिखते हैं मीटर पर सेकेंड। वैसे लिखो, अच्छा लगेगा तो हम क्या लिखेंगे, k बराबर हो जाएगा mv² अपॉन r। जिन्हें शंका हो तो कुछ मत करना, अपनी बुक पलट के, एक सर्कुलर मोशन का चैप्टर है, उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला चेक कर लेना, ये लिखा हुआ है और वही हमने प्रूव किया है, कोई गलत नहीं किया। क्या फॉर्मूले प्रूव करना समझ में आते हैं? 25% भी समझ में आ रहे हैं तो इसको 75 तक तो हम पहुंचा ले जाएंगे अभी अगले कुछ मिनटों में, ठीक ना। 75 के आगे ड्राइविंग तुम्हारी होती है, ये पहले बता दूँ। कर दिया कंप्लीट? हाँ, एक और बहुत सभी का हो गया क्या, ये बाल को तुम्हारा हो गया? ठीक है, बढ़िया। अब एक काम करते हैं, एक और चले आते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन जरा आप लिख दें, जो भी आपका नंबर हो नंबरिंग करते आना अपने हिसाब से, ठीक है ना। इसमें आप लिख दीजिएगा टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब याद आ गया होगा मैं क्यों कह रहा था सिंपल पेंडुलम, 2-3 बार यही आएगा। ये आपसे कहता है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन इट्स, मेरे साथ साथ क्वेश्चन लिखते जाओ। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन इट्स इफेक्टिव लेंथ L एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम किस पर डिपेंड करता है, इफेक्टिव लेंथ पर डिपेंड करता है, इफेक्टिव लेंथ L, और काय पर डिपेंड करता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। और आपसे कहता है अगर इन दोनों बातों में डिपेंड कर रहा है देन आपसे कहता है डिराइव एन इक्वेशन फॉर टाइम पीरियड। आप टाइम पीरियड के लिए एक इक्वेशन को डिराइव करें।
फिर हम उसी बात पे जाएंगे। पहले आप क्वेश्चन लिख लें आराम से, फिर मैं चर्चा करूँगा, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी है मुझे भी नहीं है, आप भी मत मजाइएगा, बस ध्यान से देखते चलिएगा और चीज़ों को पकड़ने का प्रयास कीजिएगा। इस पूरे क्वेश्चन का सारांश क्या है ये तो मालूम हो, या इक्वेशन डिराइव करनी हो तो चलो ठीक है, जो करना है इसमें ठीक। क्वेश्चन लिख लो आराम से फुर्ती से। लिख दिया आपने। अब जो मैं बात कर रहा था, इस पूरे क्वेश्चन का सारांश क्या है, इस पूरे क्वेश्चन का ये है कि आपका टाइम पीरियड किसका, इसका छोड़ो, जिसका भी हो, किसी ना किसी का टाइम पीरियड डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, तो डिपेंड देखेंगे सबसे पहले, ये डिपेंड करता है लेंथ एल पर, और ये डिपेंड करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। तो बस एक्सेलरेशन ही बहुत है, ज़्यादा हुआ तो सिंबल देख लिया, सिंबल क्या ले रहे हैं, जी। तो टाइम पीरियड काय पे डिपेंड कर रहा है, समरी समझ में आ रही है, लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन लेंथ एल और आपका एक्सेलरेशन जी, खत्म, यही हो गया इन शॉर्ट। और इक्वेशन निकालो, हम बार लिया था, हमने क्या कहा था, रफ में देख लेना, काय पे डिपेंड कर रहे हैं, उसी पर आप इक्वेशन बनाएंगे। तो जब आप कॉपी में है तो मैंने कहा सबसे पहले आपने क्या किया, मन में एक तरफ, अरे कोई जरूरी नहीं है तुम्हें करो, ये तो शुरुआत के लिए, शुरुआत में अपने को कोई डाउट नहीं हो, तो शुरुआत में मैंने कहा अपन ने क्या किया, बगल में एक छोटा सा लिख लिया, बोले टी डिपेंड कर रहा है, काय पे डिपेंड कर रहा है, बोले एल पे डिपेंड कर रहा है, और बोले जी पे डिपेंड कर रहा है, खत्म। इससे क्या होगा, पढ़ते गए क्वांटिटीज़ अपने को मिल गई, हम अपनी सुविधा के लिए छोटा सा रफ में लिख लेते हैं ताकि मैं गड़बड़ नहीं हो। अब मेन क्वेश्चन पर आते हैं, देन व्हाट इज टू बी डन। आप क्या करेंगे, आप वहीं से स्टार्ट करेंगे, देखें ध्यान से, मुझे सुने। टी डिपेंड्स ऑन द इफेक्टिव लेंथ एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यही कह रहा है ना, टी डिपेंड्स ऑफ एल। समस्या कहाँ है, समस्या वही है जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था, याद है मैंने आपसे क्या पूछा था, रेडिया है वो circumference of the circle, area of the circle and the volume of a sphere, there may be the square, cubes और some other power, हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती, इसलिए हम एक काम कर लेते हैं, पावर इसकी मान लेते हैं A और इसकी मान लीजिएगा B, और जैसे आप ऐसा करेंगे तो आपको इक्वेशन मिल जाएगी। आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, T बराबर K L की पावर A और G की पावर B, दैट्स ऑल। और ये हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया। याद आया तो इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई डाउट? सर अंडर रूट एल अपॉन जी। आज तक क्या चीज पूछ रहे हैं? सर आंसर अंडर रूट एल अपॉन जी आएगा। हाँ वही आएगा, के और रखिएगा, के साथ में, के मत छोड़ जाना, जो आप आंसर हो जाएंगे के आपका साथ में बना रहेगा। बाद में फिर के की वैल्यू हम 2 पाई रख देते हैं, ठीक है ना, वो एक्सपेरिमेंट से रखी जाती है। पहले ये देखें क्या इतना मिल गया, क्या काम कर रहे थे, टी के एल ए जी वाई, सॉरी जी की पावर बी, जब ये आ गया इसके बाद क्या किया था, इसके बाद मैंने आपसे कहा था अगर इक्वेशन करेक्ट है तो डायमेंशन इक्वल होनी चाहिए। देख लें ध्यान से, अगला स्टेप हमारा यही था। अगला स्टेप हमने क्या क्या लिया था, पहले आज जैसे आपका बन जाएगा, फिर मैं कह रहा था ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द डायमेंशन, दोनों साइड की डायमेंशन रखें और उनको आपस में पहले कैलकुलेट तो कर लें। तो पहला जो स्टेप जाएगा, अगला स्टेप मैंने फिर से दिखाया, उस स्टेप को मैं फिर से यहाँ फॉलो करता हूँ और मैं जाऊँगा ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द डायमेंशंस। जैसे आप डायमेंशन सब्स्टिट्यूट करेंगे आपको इतना मिलेगा टाइम पीरियड, ये आपका होगा टी, के आधे कितना होगा, ये हो जाएगा आपका एम नॉट, एल नॉट, टी नॉट, एल की पावर ए, लेंथ, लेंथ का कितना रखोगे, और एक्सीलरेशन का कितना रखोगे, एल टी माइनस टू, बढ़िया रख दें आप एल टी माइनस टू। और मैंने कहा था इनको आराम से सॉल्व कर लेना, सॉल्व करोगे तो हटाओ है, इसका क्या करेंगे, 1 हो गया। मेन जाएंगे, एल की पावर कितनी आ रही है, देखो ध्यान से, एल की पावर अगर काउंट करोगे तो इससे आ जाओ, एक पावर यहाँ दिखेगी एल की पावर है और एक ये दिखेगी, दिख रही है,
और का भूंगा बना दूँ एकदम। अब नहीं दिखेगी। और अगर ऐसा दिखने लगा तो बस हमारा काम पूरा हो गया। एल की पावर आपकी हो जाएगी ए और प्लस बी, कोई दिक्कत कर दें। एल की पावर आपकी है ए प्लस बी, एल पूरे हो गए। टी की चेक कर लें, टी की कितनी है, टी की तो बस इतनी ही है -2b, तो ये आपका हो गया -2b। और ये हमारा मेजर स्टेप ख़त्म हो गया। फिजिक्स यहाँ पर एंडेड है। मैथमेटिक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन इसके आगे होनी है। आप चाहें तो आगे प्रोसीड कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। कर पाएंगे इसके आगे कि नहीं कर पाएंगे? क्या करोगे इसके बाद? कंपेयर करेंगे, सही कह रहे हो, सेम सेम दिखा देंगे। चलो कंपेयर कर देते हैं। On comparing the dimensions of two sides, जैसे आप दोनों साइड डायमेंशन आप जो है कंपेयर करते हैं तो क्या मिलेगा आपको? आप सबसे पहले टी का कंपेरिजन करते हैं। टी ही दिख रहा है हमें तो, और वो दिख ही नहीं रहा। और टी का कंपेरिजन करोगे तो टी चले जाओ, फॉर लिख देता हूँ, फॉर टी। आ जाओ टी में इस तरफ पावर कितनी है -2b, इधर आपकी कितनी है 1, यानी आपका b बराबर आ गया -1/2। ये पहला काम हो गया। अब क्या करें? एल और दिख रहा है तो चलो एल को भी कंपेयर करते हैं। और जैसे ही आप जाएंगे एल के कंपैरिजन के लिए तो आप देखना एल में था a + b बराबर, याद है ये 0 है क्योंकि T1 का मतलब है m0 L0 अंडरस्टूड है, तो हम लिखते नहीं है, हमने कहा जल्दी के लिए। तो इसका मतलब आपका इधर का एल कितना है, इधर का एल 0 है। हाँ तो दे रहा हूँ, चलो लिख ही देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ। a - 1/2 बराबर 0, तो a बराबर कितना होगा 0 + 1/2 और बराबर आएगा 1/2 एलसीएम लेने के बाद। बस ये हाँ कई सारे ऐसे ही करना पड़ता है यार। दोनों मिल गए 1/2 और -1/2। तो ये तो मनोरंजन था। असली चीज़ पर जाते हैं, वो आपको याद आती है नहीं। करें जब यहाँ तक आप पहुँच जाएं तो मुझे बताएं। इतनी लंबी पूछ क्यों रही है? कोई शंका हो तो बताएं फुर्ती से, हाँ या ना? नहीं तो फिर एक लास्ट कहानी। इसलिए आपकी इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन पे आप जाएंगे, आपकी इक्वेशन हो जाएगी T = K। मैं दिखा देता हूँ। हमने माना क्या था, कोई यही भूल गया होगा। मान क्या रहे थे? आपने माना था L की पावर A और G की पावर B, यही माने थे। और अगर आप ये माने थे तो आप इसे लिखेंगे L की पावर A, कहाँ गया A, ये रहा 1/2, और G की पावर B आने के -1/2। और फिर से याद दिलाऊंगा फॉर्मूले को, इस तरह बीच रास्ते में वो छोड़ आना। मेरी बात समझ में आ रही है?
मैथमेटिक्स का पूरा इस्तेमाल करेंगे। आप इसे लिखेंगे, अंडर रूट एल अपॉन अंडर रूट। सही कह रहे हो। चलो एक और एक स्टेप बढ़ा देते हैं, क्योंकि आखिरी बार पढ़ा रहा हूँ इस चैप्टर को, तो कोई डाउट नहीं रह जाए। यही लिखोगे ना भैया। और पावर 1/2 का मतलब होता है, और आपको याद होना चाहिए, अभी थोड़ी देर पहले आप इसी की वैलिडिटी चेक कर रहे थे, याद है कि नहीं याद है? 2 मिनट पहले आप इसी को वैलिड घोषित कर रहे थे कि हाँ ये फॉर्मूला वैलिड है। मतलब अपन ने बिल्कुल सही किया है कि अपन ही इसको वैलिड घोषित करके आए, इसमें तो गलती हो ही नहीं सकती, क्रॉस चेक की भी जरूरत नहीं है। और कोई फॉर्मूला होता तो एक बार क्रॉस चेक करने भी बैठते, क्या हो जाएगा? हाँ ना मुझे बताएं। चलें एक क्वेश्चन का प्रयास आपसे कर लेंगे, फिर आप देख लें सभी को समझ में आ गया हो प्रॉपरली। कर दिया है ना? बताओ अभी कोई शंका? और सारी शंकाओं के निवारण के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर दें, कोशिश करें हो जाए, नहीं हुआ तब की तब देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डाल दो, अगला आप डाल दीजिएगा चलो शॉर्ट में एयर कर देता हूँ। इन एयर डिपेंड्स ऑन करें एक बार मजे से कोशिश। 2 मिनट का टाइम दे देते हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है।
देखे हम एचटी बैठ दिखा नहीं, इसको बचाने के चक्कर में मैं बच गई, मैं एचटी पर गिर गया। चलो मैं भी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सॉल्व करता हूँ, आराम से तुम चेक करते आना अपने स्टेप्स। तुम यहीं जा रहे हो, मेरा ख्याल आपने सबसे पहला स्टेप लिया होगा एज अब तो एक दिक्कत आ रही है, मुझे बताया कांस्टेंट हो जाएगा तो के ही लोग हैं मुझे, ये लोग एक्स मत लेना। तुम्हें याद होगा, मैं पिछले साल एक इक्वेशन याद दिलाया था अपने को, मैथमेटिक्स में क्या है बहुत अच्छी चीज़ें सिखाई गई हैं, अपन ने उनको सीखा नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ कि क्या होती है, मतलब फॉर्म सुनाओगे। ax² + bx + c। तुमने कभी ध्यान नहीं दिया, वेरिएबल्स के लिए एक हमारे पास नोटेशन है, दीज आर टू बी डिनोमिनेटेड बाय एक्स वाई जेड, और कोएफिशिएंट या कांस्टेंट ए बी या सी से हम डिनोट करते हैं। तो चूंकि ए और बी हम सब पावर लेंगे तो अपन ने उसको मान लिया ले जाके सी, ठीक है ना। समझ आ गया। मैंने कहा किसी किसी को ये भी दिक्कत आई होगी, तो ये हो गया आपका, कहाँ गया, बाकी एक्स मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत यहाँ कुछ नहीं है। तो मैंने कहा परंपरा के अनुसार और बेहतर लैंग्वेज, भले केवल लैंग्वेज है, कमाल है। ये कैसी चीज़ है, कोई तुम्हारे यहाँ आए और अपन कहते हैं आइए सर बैठिए, हाँ बैठ लो है। किसी को खाना खिलाना हो तो अपन कहते हैं सर भोजन ग्रहण कीजिए, और अपन कहते हैं ठूस लो, घर तो दिया सामने। कह तो दोनों ही भाषाओं में खाने को ही रहे हो, पर क्या है सुबह महिला कहेंगे एक्स में कोई बुराई नहीं है, बट बेटर टू यूज सी। जिन्होंने इस्तेमाल किया है कोई दिक्कत नहीं। क्या आप देखें कि आपने पहला स्टेप यही चला हुआ है, यही चला है पहला स्टेप, हाँ ना बताएं। इसके बाद आपने अगला स्टेप चला होगा यही लिया है सेकंड स्टेप, कुछ और लिया है बताएं। बोले रुचि डायमेंशन ये ली कि कुछ और ले ली? नहीं तो ये लिया होगा ना ऑन सबसे डायमेंशन। हाँ भैया यही लिया होगा ना, मैं वो नहीं लिखा। और लैंग्वेज तो मैंने कहा तुम 2-3 बार लिख चुके हो, तो मेन स्टेप लिख दिए केवल, है ना। ऑन सबसे डायमेंशन लिखोगे, आगे जाके ऑन कंपेयरिंग लिख देंगे। तो जब आप लिख रहे हो तो आप लिख लेना। जब आप जाएंगे इसके बाद आप आ जाएंगे अगली बार, क्या होगा देखना, आपका हो जाएगा LP-1। एक बार कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ, इसकी कहानी ख़त्म हो जाएगी। आ जाए सबसे पहले m की पावर चेक करते हैं, मज़े से देखना, और जितना मज़े और तसल्ली देखोगे उतनी जल्दी आएंगी, क्योंकि करा रहा हूँ 7th क्लास की चीज़, और 7th की लिटरल 7th में ही है एक्सपोनेंट। कितना है, m की पावर a है और m की पावर b है, बिल्कुल साफ नज़र आ रहे होंगे। m की पावर a और m की पावर b, यानी कुल मिलाकर, इसलिए आपके लेवल पे बेटा इन पे गलतियाँ ना हो, गलतियाँ ना स्लिप हो जाए 10 क्वेश्चंस में से एक में, वो तो हमसे भी होती हैं। थोड़ी देर पहले हमने ये b = 2 में गलती कर ली थी,
वो होती हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं, ऐसा नहीं कि आ ही नहीं रहा मुझे पता नहीं क्या करना है। एल की पावर आप देखें माइनस ए है और एल की पावर माइनस 3b है, यानी आपकी टोटल कितनी हो माइनस ए माइनस 3b, और लास्ट आपकी टी की पावर माइनस 2a हो, और इधर है ही नहीं तो बस इतनी हो, और क्या इससे ज़्यादा है ही नहीं। चलो ऐसे लिख दो, थोड़ा सा आगे को कर देता हूँ, अजीब सा लग रहा है। कितना था माइनस का, तुम्हें चेक करें कि आपको यही मिल रहा है हाँ या ना। कोई कैलकुलेटिव फॉल्ट किसी की हो ठीक है सुधार लें और आगे से कोशिश करें कि ना हो। और इसके बाद वो आपका वही स्टेप द वन कंपेयरिंग है ना, कंपेयर करेंगे। किसके लिए कंपेयर करना जल्दी से पसंद करोगे? ध्यान देखो, सबसे पहले टी के लिए कंपेरिजन करो क्योंकि उसमें केवल ए है, निकल आएगा, और निकल आएगा तो चलो टी की पावर कितनी है माइनस 2a और टी की पावर कितनी है माइनस 1, इन्हीं दोनों को उठाऊंगा और इन दोनों को उठाऊंगा तो आ जाए, मैं लिखूंगा फॉर टी और कितना था माइनस 2a बराबर माइनस 1, यानी कि मुझे मिल गया a बराबर 1/2। पहला काम मेरा हो गया। अब और एक चीज़ ध्यान रखना, इसको उठाऊं कि इसको उठाऊं। अच्छा, अकल ये कहती है सामान्य कॉमन बुद्धि, कोई मैथमेटिक्स नहीं, इसमें क्यों मूड मारने जा रहे हो, इससे काम चला लो फिलहाल में, छोटा है। अगली बार काय को उठाऊं, एम को उठा लेता हूं तो आप बढ़ेंगे फॉर एम, और एम उठाओगे तो आपको मिलेगा a प्लस बी बराबर कितना 0। समझ आ रहा है ही नहीं, नहीं है मतलब कितना हो गया 0। इसका मतलब ध्यान देखना, वैसे ही देख लो a 1/2 था तो b बराबर आपको डायरेक्ट दिख जाएगा कितना हो जाएगा माइनस का 1/2। अब एक अगली चीज़, क्या मैं इसको भी कंपेयर करूँ? काय के लिए करूँगा? जब a और b दोनों निकल गए मेरे जो चाहिए थे, तब मैं और काय के लिए इधर उधर जाऊँ। बस एक लास्ट लाइन मुझको लिखनी बाकी है, इसलिए रिक्वायर्ड इक्वेशन मेरी क्या होगी पहले देख तो लूँ। थी क्या मेरी थी CKADB, यही थी ना, मेरा हो जाएगा K की इक्वेशन में हो जाएगी V बराबर C डॉट K की पावर A, और A का मतलब डॉट D की पावर B, B का मतलब, एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, कैलकुलेटिव फॉल्ट्स बेटा ना करें, घर जाके हमने कहा इन क्वेश्चंस को लगाएं। फिजिक्स का एक ही उपाय है, प्लेन मैथमेटिक्स है, और मैथमेटिक्स से ज़्यादा खतरनाक है, ये मैं आपको शुरुआत में वार्न कर दूँ। जितने मैथमेटिक्स वाले उन्हें ऐसा लगता हो कि बंदू मैथमेटिक्स के हैं, ये आयो बायो वाले क्या होते हैं, हम मैथमेटिक्स के हैं, तो मैंने कहा मैथमेटिक्स वालों की भी दम निकल आती है, ये मैथमेटिक्स से भी उलझी हुई चीज़ है। एक ही इलाज है इसमें और वो है कंटिन्यूअस प्रैक्टिस, हर छोटी चीज़ मालूम हो। और मैंने कहा आपका डेवलपमेंट हो गया हो यहाँ तक, डेवलपमेंट सीख गए हो, नहीं सीखे तो कुछ नहीं होगा आगे, और इसीलिए आप करोगे। मैं कहता सीखने का मतलब क्या है, तुमने ध्यान नहीं दिया। पिछली बार मैंने उसको 3 स्टेप में किया था, देश अपॉन देश, मैंने कहा चलो इतना है, अरे वैसे ही देख लो यार, ये 1/2 है माइनस 1/2 है, के ऊपर रह जाएगा, डी नीचे जाएगा, और 1/2 का मतलब, और ध्यान देखो तुमने इक्वेशन प्रूव कर रखी है, c बराबर √k/d, इसी की वैलिडिटी हम चेक कर रहे थे। रही बात होगा कांस्टेंट प्रैक्टिकली निकलते हैं, उसकी वैल्यू 1 है कि 2 है कि 3 है कि 3 × 10⁻10 है, वो प्रैक्टिकली आएगा, उसमें भी कुछ नहीं कर पाएगा। अब आपको ये सारे क्वेश्चन इस टाइप के समझ में आ जाते हैं, हाँ ना बताएं? तो लगभग बता दूँ, हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस के द एंड की तरफ लगभग पहुँच चुके हैं। केवल हमें 2 टर्न और लगेंगे, 2 टर्न से एक टर्न में एक सिंपल एक चीज़ बताऊँगा, वो यूनिट का कन्वर्जन, और उसके बाद 1.5 टर्न हम केवल क्वेश्चंस करते हुए जाएंगे, 10, 20, 30 क्वेश्चन, और उनमें भैया टू बी फ्रेंकली वी हैव टू मेंटेन द स्पीड।
यानी 2-3 के लिए हम रुकेंगे नहीं। क्या आप सोचें 2-3 में कहूँ देखो 2-3 3 बड़ा 2 छोटा, जे माइनस का वो प्लस का, दैट्स वाई इट इज़ -1 नहीं, वो आप देखते चलेंगे। तो यहाँ पर मैंने कहा मैं आपका एंड अप कर देता हूँ। अब एक मिनट में आपको अटेंडेंस ले लेते हैं और इसको बंद कर देते हैं, बंद।